Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी सोशियोलॉजी ऑप्शनल बल्कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और यहाँ तक कि निबंध के पेपर के लिए भी एक फाउंडेशनल टॉपिक है। जी। टॉपिक है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। और ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं पॉलिटिक्स में, न्यूज़ में, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी की किताब के चैप्टर 4 को आधार बनाकर इस कॉन्सेप्ट की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये चैप्टर इस विषय की वो दार्शनिक नींव है जो हमें समझाता है कि एक आधुनिक लोकतंत्र एक निष्पक्ष समाज बनाने की कोशिश भी कैसे करता है। हमारा मिशन है इस अकादमिक टेक्स्ट के हर एक सिद्धांत को निकालकर आपके लिए एक मजबूत कंसेप्चुअल फाउंडेशन तैयार करना। न्याय एक ऐसा विचार है जिसे महसूस करना आसान है, पर परिभाषित करना मुश्किल। सही बात है। अन्याय तो हम सब पहचान लेते हैं, पर क्या हम न्याय का कोई एक फॉर्मूला बना सकते हैं? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के हिसाब से न्याय की सबसे बुनियादी, सबसे सिंपल परिभाषा क्या है? सबसे बुनियादी परिभाषा जो हजारों सालों से चली आ रही है वो है प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हक देना। गिविंग ईच इंडिविजुअल देयर ड्यू। सुनने में बहुत सीधा और सरल लगता है। हाँ, सबको उसका हक मिलना चाहिए। इससे कौन असहमत होगा? लेकिन मुझे लगता है सारी फिलोसॉफिकल लड़ाई इसी एक लाइन में छिपी हुई है। बिल्कुल। पूरी दार्शनिक बहस प्राचीन ग्रीस के सुकरात से लेकर आज के जॉन रॉल्स तक इसी एक सवाल पर टिकी है कि ये वाजिब हक या देयर ड्यू आखिर है क्या? क्या है? क्या ये सबको बराबर देना है? क्या ये योग्यता के आधार पर देना है या फिर जरूरत के आधार पर? यहीं से सारी जटिलता शुरू होती है। तो ये बहस शुरू कहाँ से हुई? चलिए टाइम मशीन में पीछे चलते हैं। प्राचीन विचारक इसे कैसे देखते थे? चैप्टर हमें सुकरात यानी सोक्रेटिस तक वापस ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने न्याय को किसी ऊंची नैतिकता से नहीं बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक चीज से जोड़ा। अच्छा। किससे? तर्कसंगत स्वार्थ, मतलब रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट और सुरक्षा से। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब न्यायपूर्ण होना हमारे अपने फायदे के लिए है। ये तो अल्ट्रुइज्म या परोपकार का उल्टा लग रहा है। उनका तर्क यही था। सोचिए, अगर समाज पूरी तरह से अन्यायी हो, जहां हर कोई धोखा दे, वादे तोड़े और सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म फायदे के बारे में सोचे, तो क्या ऐसी दुनिया में कोई भी सुरक्षित रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं। उसे भी डर लगा रहेगा कि कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली आकर उसे धोखा दे देगा। इसलिए कानूनों का पालन करना और एक न्यायपूर्ण समाज में रहना अंततः हमारे अपने हित में है। आई सी। तो ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगी ताकि तुम मेरे साथ अन्याय ना करो। इससे समाज में स्थिरता आती है। बिल्कुल। और सुकरात के शिष्य प्लेटो ने इस विचार को कैसे आगे बढ़ाया? प्लेटो के लिए न्याय का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं बल्कि समाज में सामंजस्य या हार्मनी हासिल करना था। उन्होंने समाज की तुलना एक ऑर्केस्ट्रा से की। ऑर्केस्ट्रा से? हाँ, जैसे एक बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा में हर वाद्य यंत्र, वायलिन, सितार, तबला अपना अपना काम ठीक से करता है और एक सुरमई संगीत बनता है, वैसे ही एक न्यायपूर्ण समाज में हर वर्ग, शासक, सैनिक और कारीगर अपना नियत कार्य ठीक से करता है। मतलब न्याय का मतलब है व्यवस्था और संतुलन। एकदम। तो सदियों तक फोकस सामूहिक सामंजस्य पर रहा। लेकिन फिर ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट के दौरान एक बहुत बड़ा वैचारिक भूकंप आया। फोकस समाज से हटकर कहीं और चला गया। बिल्कुल, एक गहरा बदलाव। फोकस सामूहिक सामंजस्य से हटकर व्यक्ति की अखंड गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी पर आ गया। इसका श्रेय इमानुएल कांट जैसे विचारकों को जाता है, जिन्होंने कहा कि हर इंसान अपने आप में एक साध्य है, किसी दूसरे का साधन नहीं। मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी। आज के दौर में न्याय की सारी बहस इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति में एक अंतर्निहित अमूल्य गरिमा होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो। अच्छा। इसलिए हर व्यक्ति का वाजिब हक ये है कि उसे अपनी प्रतिभा को विकसित करने, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने और आत्मसम्मान का जीवन जीने का समान अवसर मिले।
न्याय अब हर एक व्यक्ति की इस गरिमा का सम्मान करने के बारे में है, न कि सिर्फ समाज में व्यवस्था बनाए रखने के बारे में। तो अगर गरिमा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक आधुनिक राज्य इसे व्यवहारिक रूप से कैसे सुनिश्चित करता है? ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया तो नहीं रह सकता। नहीं, ये सीधे तौर पर समान अधिकारों मतलब इक्वल राइट्स की गारंटी में बदल जाता है। और टेक्स्ट बुक इन्हें 3 जरूरी श्रेणियों में बांटती है। पहली है नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। और दूसरी श्रेणी होगी राजनैतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, यानी वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। ये लोकतंत्र की नींव है। बिल्कुल। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए सबसे जरूरी तीसरी श्रेणी है ना? हाँ, और वो है सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स, यानी शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार और समान अवसर। सोचिए, इनके बिना गरिमा एक खोखला शब्द है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं पा सकता, तो क्या वो सच में अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो दौड़ शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया है, उसे अवसर से ही वंचित कर दिया गया है। तो सामाजिक अधिकार दरअसल उस स्टार्टिंग लाइन को सबके लिए एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये एक बुनियादी स्तर की क्षमता सुनिश्चित करते हैं ताकि हर कोई समाज की दौड़ में हिस्सा ले सके। यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समाज में संसाधनों जैसे धन, नौकरी, शिक्षा, यहाँ तक कि टैक्स का बोझ, इनका बंटवारा निष्पक्ष रूप से कैसे हो। और यहीं से वितरणात्मक न्याय मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात शुरू होती है। एकदम सही। और यहाँ 3 मुख्य सिद्धांत हैं जिन्हें समाज को संतुलित करने की कोशिश करनी पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, ये सिद्धांत अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। अच्छा। पहला सिद्धांत है समान लोगों के साथ समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। ये तो हमारे संविधान के आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता का आधार है। मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं और किसी के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सुनने में तो ये एकदम सही लगता है। लगता तो है, लेकिन असल चुनौती ये है कि समाज में लोग समान शुरुआती बिंदु पर हैं ही नहीं। जी। अगर एक व्यक्ति जो पीढ़ियों से वंचित रहा है और एक वो जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता है, दोनों को आप कहें कि जाओ तुम्हारे लिए समान नियम है, तो ये बराबरी नहीं है। ये तो अन्याय को और पक्का करना हुआ। हाँ, खेल का मैदान पहले से ही समतल नहीं है। और इसी समस्या से निपटने के लिए दूसरा सिद्धांत आता है जो कहता है कि हमेशा सबको एक जैसा ट्रीट करना न्याय नहीं है। हाँ, दूसरा सिद्धांत है आनुपातिक न्याय, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ये सिद्धांत मानता है कि लोगों को उनकी योग्यता मतलब मेरिट, कौशल, प्रयास और काम की जटिलता के आधार पर अलग अलग पुरस्कार करना भी न्यायपूर्ण है। इसका कोई उदाहरण? जैसे एक न्यूरोसर्जन को एक फैक्ट्री वर्कर से ज्यादा वेतन मिलना। न्यूरोसर्जन बनने के लिए सालों की ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा मेहनत और भारी जिम्मेदारी की जरूरत होती है। अगर इसका इनाम उस इनपुट के अनुपात में नहीं होगा तो कोई भी यह मुश्किल काम क्यों करेगा? सही बात है। तो आनुपातिक न्याय कहता है कि इनाम योगदान के बराबर होना चाहिए। पर यहाँ एक तनाव है। ये सिद्धांत इतना ज्यादा ना हो जाए कि समाज के एक वर्ग की बुनियादी गरिमाएं छीन ले। मतलब न्यूरोसर्जन और एक किसान की आय में कितना अंतर न्यायपूर्ण है? 10 गुना, 100 गुना? यही चुनौती है। यहीं पर तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद सिद्धांत आता है, विशेष जरूरतों की पहचान, रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। ये सामाजिक न्याय की आत्मा है। बिल्कुल। ये सिद्धांत मानता है कि चूंकि लोग एक समान शुरुआती बिंदु पर नहीं हैं, जैसे ऐतिहासिक भेदभाव, जातिगत बहिष्कार या किसी शारीरिक विकलांगता के कारण, न्याय के लिए जरूरी है कि वंचितों को विशेष अलग सहायता दी जाए। तो ये सबको एक जैसा मानने के बजाय असमान शुरुआती बिंदुओं की भरपाई करने के बारे में है। ये खेल के मैदान को समतल करने की कोशिश है। ये दिखावा करने के बारे में नहीं कि ये पहले से ही समतल है। एग्जैक्टली। अफर्मेटिव एक्शन या भारत की आरक्षण नीति इसी सिद्धांत का एक उदाहरण है। हाँ, ये एक सुधारात्मक उपाय, एक कॉम्पेंसेटरी जस्टिस है। तो अब हमारे पास 3 सिद्धांत हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। सबको बराबर मानो, योग्यता के हिसाब से इनाम दो और जरूरतमंदों की विशेष मदद करो। इनमें संतुलन कैसे बनाया जाए? इसी पहेली को सुलझाने के लिए अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी दी। रॉल्स ने देखा कि जब भी हम समाज के नियम बनाते हैं तो हम पक्षपाती, बायस्ड होते हैं। हम ऐसे नियम बनाते हैं जिनसे हमें या हमारे समूह को फायदा हो। तो उन्होंने पूछा,
हम ऐसे नियम कैसे चुने जो अपने आप में निष्पक्ष हों? और इसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक शानदार विचार प्रयोग, एक थॉट एक्सपेरिमेंट तैयार किया, जिसे वे मूल स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप समाज के नियम बना रहे हैं, लेकिन आप एक अज्ञानता के पर्दे, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं। अज्ञानता का पर्दा, इसे ध्यान से समझते हैं। ये एक काल्पनिक स्थिति है जहां आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको नहीं पता कि समाज में आपकी स्थिति क्या होगी। बिल्कुल। आप पुरुष होंगे या महिला, किस जाति या धर्म के होंगे, अमीर घर में पैदा होंगे या गरीब, आप प्रतिभाशाली होंगे या नहीं। बिल्कुल। आपको अपनी पहचान से जुड़ी हर वो चीज़ भुला दी जाती है जो आपके फैसलों को पक्षपाती बना सकती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने परिवार के लिए केक काट रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा टुकड़ा मिलेगा। अच्छा, आप स्वाभाविक रूप से क्या करेंगे? मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि हर टुकड़ा बिल्कुल बराबर हो, क्योंकि हो सकता है सबसे छोटा टुकड़ा मुझे ही मिल जाए। प्रिसाइजली। इसे मैक्सिमिन रणनीति कहते हैं। आप उस विकल्प को चुनते हैं जो सबसे बुरे संभावित परिणाम को भी सबसे बेहतर बनाता है। रॉल्स कहते हैं कि अज्ञानता के पर्दे के पीछे कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति इसी तरह सोचेगा। और वो एक ऐसा समाज बनाएगा जो सबसे बुरी स्थिति वाले व्यक्ति के लिए भी सबसे अच्छा हो। हाँ, तो इस विचार प्रयोग से रॉल्स न्याय के दो मुख्य सिद्धांतों पर पहुंचे। कौन कौन से? पहला है अधिकतम समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे ज्यादा बुनियादी स्वतंत्रताएं, जैसे भाषण की आजादी, वोट का अधिकार, ये सब मिलनी चाहिए, जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रताओं के साथ संगत हों। ठीक है। और इन स्वतंत्रताओं से कोई समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो फंडामेंटल राइट्स की बात हो गई। लेकिन दूसरा सिद्धांत ज्यादा क्रांतिकारी है ना, जो सीधे सीधे आर्थिक और सामाजिक नीति से जुड़ा है। हाँ, उसे कहते हैं भेद का सिद्धांत, द डिफरेंस प्रिंसिपल। यह सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से संबंधित है। रॉल्स कहते हैं कि समाज में धन या पद में असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन केवल तभी जब वे दो शर्तों को पूरा करें। दो शर्तें? पहली क्या है? पहली, वे उन पदों और कार्यालयों से जुड़ी हों जो निष्पक्ष अवसर की समानता, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के तहत सभी के लिए खुले हों। मतलब किसी को भी उसकी पृष्ठभूमि के कारण आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो मेरिटोक्रेसी की बात है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त? दूसरी शर्त इस सिद्धांत का दिल है। वो असमानताएं समाज के सबसे कम लाभान्वित सदस्यों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होनी चाहिए, टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज्ड। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर एक बड़ी कंपनी बनाकर बहुत अमीर हो जाता है। रॉल्स के अनुसार ये भारी असमानता केवल तभी न्यायपूर्ण है जब उस संपत्ति से पैदा हुए टैक्स, नौकरियां या इनोवेशन अंततः समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को इतना बेहतर बनाए जितना किसी और व्यवस्था में नहीं बन पाता। अनिवार्य रूप से अमीरों की अमीरी को समाज में सबसे नीचे वाले को ऊपर खींचने का एक जरिया बनना होगा। रॉल्स का सिद्धांत प्रगतिशील टैक्स और कल्याणकारी योजनाओं को एक मजबूत दार्शनिक आधार देता है, और यहीं से राज्य के हस्तक्षेप बना मुक्त बाजार की क्लासिक बहस शुरू होती है। बिल्कुल। मुक्त बाजार फ्री मार्केट के समर्थक जैसे एफ.ए. हायेक मानते हैं कि व्यक्ति को संपत्ति रखने, अनुबंध करने और प्रतिस्पर्धा करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इससे जो भी परिणाम निकलता है वो न्यायपूर्ण है, क्योंकि वो योग्यता और प्रयास को दर्शाता है। हाँ, उनके लिए राज्य का हस्तक्षेप अन्याय है। लेकिन इस तर्क में ये मान लिया जाता है कि हर कोई एक ही शुरुआती लाइन से दौड़ शुरू कर रहा है, जो कि सच नहीं है। और यही राज्य के हस्तक्षेप, स्टेट इंटरवेंशन के समर्थक तर्क देते हैं कि मुक्त बाजार कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। यह पहले से ही शक्तिशाली और अमीर लोगों के पक्ष में काम करता है। जब शुरुआती बिंदु ही बराबर ना हो तो बाजार मौजूदा अन्याय को और गहरा कर देता है। इसलिए राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हस्तक्षेप करे। तो एक लोकतांत्रिक राज्य को कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी के पास बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब हों, ताकि वे प्रतिस्पर्धा में सार्थक रूप से हिस्सा ले सकें। हाँ, ये चीजें लग्जरी नहीं है, बल्कि लोगों के लिए बाजार में उतरने की पूर्व शर्तें हैं। बिल्कुल। अब इन सभी सिद्धांतों को भारत के संदर्भ में देखते हैं, जहां ये सिर्फ अकादमिक बहस नहीं बल्कि रोजमर्रा की राजनीति और कानून का हिस्सा है। भारत में सामाजिक न्याय सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जनादेश, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। सही। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और प्रस्तावना की इस भावना को संविधान के अंदर कानूनी तंत्र का समर्थन भी मिलता है, खास तौर पर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी के माध्यम से। बिल्कुल। अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को समाप्त करता है, वो सामाजिक अन्याय पर एक सीधा हमला है। और डीपीएसपीज राज्य को एक तरह का रोड मैप देते हैं कि उसे कैसा समाज बनाना है। सही कहा। डीपीएसपीज राज्य को आर्थिक असमानताओं को कम करने और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। वे उस न्यायपूर्ण समाज की रूपरेखा तैयार करते हैं जिसे बनाने की दिशा में राज्य को लगातार काम करना चाहिए। इस संवैधानिक ढांचे के तहत भारत ने कौन से बड़े कदम उठाए हैं जो इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारते हैं? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स और आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी इसके सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बहस वाले उदाहरण हैं। आरक्षण सीधे सीधे विशेष जरूरतों की पहचान के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा। इसका तर्क यह है कि चूंकि शुरुआती लाइनें सदियों के भेदभाव के कारण इतनी अलग हैं, इसलिए सिर्फ समान व्यवहार का सिद्धांत अन्याय को बनाए रखेगा। और यहाँ हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अद्वितीय प्रभाव का उल्लेख करना ही होगा। उनके लिए राजनीतिक आज़ादी का तब तक कोई मतलब नहीं था जब तक सामाजिक आज़ादी ना हो। बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक जाति आधारित सामाजिक पदानुक्रम हायरार्की खत्म नहीं होता, तब तक भारत में वास्तविक न्याय, स्वतंत्रता या समानता हासिल नहीं हो सकती। उनके लिए सामाजिक सुधार किसी भी तरह के न्याय के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त थी। तो दोस्तों, आज हमने न्याय की इस जटिल दुनिया में एक गहरा गोता लगाया। चलिए मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहराते हैं। जी। गरिमा, डिग्निटी, आधुनिक न्याय का शुरुआती बिंदु, हर व्यक्ति का आंतरिक मूल्य जो अधिकारों की मांग करता है। वितरणात्मक न्याय के 3 सिद्धांत, समान व्यवहार, आनुपातिक न्याय और विशेष जरूरतों की पहचान, इनके बीच का संतुलन ही असली चुनौती है। रॉल्स के उपकरण, अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस, और भेद का सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल, जो सबसे वंचित के भले को प्राथमिकता देता है। और भारतीय संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और डीपीएसपीज के माध्यम से सामाजिक न्याय को अनिवार्य बनाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय कोई स्थिर मंजिल नहीं है जिसे हम एक दिन हासिल कर लेंगे। ये एक निरंतर चलने वाली संतुलन की प्रक्रिया है। स्वतंत्रता बनाम समानता, व्यक्तिगत अधिकार बनाम सामूहिक भलाई, ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। अब जाने से पहले आपके लिए एक गहरा सवाल जिस पर आप सोच सकते हैं। जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे संपत्ति का अधिकार और राज्य की उस कार्रवाई के बीच सीधा टकराव हो जो समाज के सबसे वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए की गई हो, जैसे भारी टैक्स लगाना या जमीन का अधिग्रहण, तो एक आधुनिक लोकतंत्र में नैतिक रूप से किस दायित्व को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए? व्यक्ति के अधिकार को या समाज के सबसे कमजोर तबके के उत्थान को? हाँ, और क्यों? इस सवाल पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही यूपीएससी टॉपिक्स के विस्तृत विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.